जादुई फेस पाउडर। राजापुर गांव में एक किशन नाम के दुकानदार अपनी धर्मपत्नी सरला और बेटी बिंदु के साथ रहते थे। बिंदु की माँ बहुत ही सीधी साधी और सरल स्वभाव की महिला थी। पिताजी एक छोटे से खिलौने की दुकान चलाते थे। उस खिलौने की दुकान से इतना मुनाफा नहीं हो पाता था कि बिंदु को हर पसंदीदा चीजें खरीद सके। माँ, मैं अब कॉलेज में आ गई हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ, बाकी सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रोज कॉलेज आते हैं। आप भी मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदती? क्या पिताजी हमें थोड़े पैसे ऊपरी खर्च के लिए नहीं दे सकते? बिंदु बेटी, तुम्हें पता है तुम्हारे स्कूल की फीस भी हमने बहुत मुश्किल से भरी है। तुम्हारे पिताजी इतना नहीं कमा पाते कि हम ऊपरी खर्च कर सकें। मेरे इलाज में ही बहुत खर्च आता है। बिंदु उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचती है, मेरी सारी सहेलियाँ कितनी सुंदर दिखती हैं। उनके पास रोज रोज सब कुछ नया नया होता है। रोज पार्लर जाती हैं, इतना अच्छा मेकअप करके आती हैं। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना मेकअप का सामान, इसीलिए मैं उनके जैसी सुंदर भी नहीं दिखती। अगला दिन होता है। बिंदु अपने कॉलेज जाती है। बिंदु की सहेली रेशमा मिलती है। बिंदु, तुम भी हम सब की तरह सुंदर बनकर क्यों नहीं आती हो? देखो, सब कॉलेज में कितने अच्छे लगते हैं। एक तुम हो, ऐसा लगता है सुबह सोकर सीधे कॉलेज आ जाती हो। बिंदु कुछ नहीं बोलती, अपना सर नीचे करके बस रेशमा की बातें सुनती रहती है। अगर कोई मदद चाहिए तुम्हें तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं रेशमा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही मुझे इतना बन ठन के मेकअप करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के पास वाले पार्लर ले चलती हूँ। तुम्हारा बहुत ही सुंदर मेकअप करेंगे और तुम सबकी तरह खूबसूरत हो जाओगी। नहीं नहीं रेशमा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बिंदु पर जोर जोर से हंसते हैं। बिंदु मन में सोचती है, जाना तो मैं चाहती हूँ, मेकअप भी कराना चाहती हूँ, सबकी तरह सुंदर भी दिखना चाहती हूँ, पर सभी चीजों के पैसे भी तो देने होंगे। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं मेकअप भी करवा सकूं। कॉलेज में सारी क्लासेस लेने के बाद बिंदु घर आती है। खुद को शीशे में बहुत देर तक देखती है। बिंदु खुद को शीशे में देखकर कहती है, काश मैं भी अपनी सारी सहेलियों की तरह सज धज कर रहती। मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं पार्लर जाकर खूबसूरत बन सकती। मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते। मेरी सहेलियों की तरह मेरे पास भी सब कुछ होता। बिंदु बेटी, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो अपने कमरे में? चलो बाजार चलकर सब्जियां ले आते हैं। रात के खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी आज आने में थोड़ी देर करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ माँ। क्यों माँ, क्या हुआ? पिताजी को आने में देर क्यों हो जाएगी? कुछ काम से बाहर जाना है क्या? नहीं बेटी, आजकल दुकान पहले से भी कम चल रही है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने बोला है कि आज वह दुकान पर ज्यादा देर तक रहेंगे। ठीक है माँ, चलो हम बाजार चलते हैं, वरना शाम ढल जाएगी। हमें खाना भी तो बनाना है। सरला और बिंदु बाजार जाते हैं। बाजार में सब्जियां लेते हैं। बिंदु आसपास की दुकानों में देखती है। बिंदु खुद से कहती है, इन दुकानों में कितने सुंदर सुंदर मेकअप के सामान हैं। बिंदु एक दुकान के अंदर जाती है, मेकअप के सामान देखने लगती है। तभी पीछे से सरला आती है और बिंदु से बोलती है, क्या हुआ बिंदु, क्या देख रही हो? चलो बेटी, यहाँ पर सभी सामान बहुत महंगे हैं, हम यहाँ से कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे। माँ, क्या यह पाउडर का डिब्बा ले लूं? यह पाउडर का डिब्बा सारे सामानों में सबसे सस्ता है। सरला सोचते हुए बोलती है। ठीक है बिंदु बेटी, ले लो यह पाउडर का डिब्बा। कितने का है? 1 मिनट माँ, मैं दुकान वाले भैया से पूछती हूँ। भैया, यह पाउडर का डिब्बा कितने का है? जी, ये पाउडर का डिब्बा सिर्फ 5 रुपए का है। ठीक है भैया, दे दीजिए। दुकानदार वह पाउडर का डिब्बा सरला को 5 रुपए में दे देता है। रात होने के बाद बिंदु, सरला और बिंदु के पिताजी सभी सो रहे होते हैं। आधी रात को वह पाउडर का डिब्बा बिंदु की तरफ देखकर बोलने लगता है, अब मैं आ गया हूँ, बहुत सुंदर हो जाओगी तुम बिंदु, लोग बहुत तारीफ करेंगे तुम्हारी। बिंदु को बहुत आश्चर्य होता है। अगले दिन सुबह होती है। बिंदु कॉलेज के लिए जाने को तैयार होती है। उस पाउडर के डिब्बे से
थोड़ा सा पाउडर लेकर अपने चेहरे पर लगाती है। बिंदु जैसे ही पाउडर लगाकर अपनी आंखें खोलती है, बिंदु चिल्लाते हुए, ओह माय गॉड, क्या ये सच में है? इतनी सुंदर, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। माँ जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया, इस पाउडर ने तो कमाल कर दिया। सरला घबराती हुई बिंदु के कमरे की तरफ दौड़ती है। क्या हुआ बिंदु, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सरला बिंदु को शीशे के सामने खड़ा देखकर चौंक जाती है। सरला बहुत ही खुशी होकर, आश्चर्यचकित होकर बोलती है, बिंदु बेटी तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? माँ सब इस पाउडर का कमाल है, इसको लगाते ही इतनी सुंदर हो गई, मैं खुद को नहीं पहचान पाई। बिंदु सरला एक दूसरे से खुशी जताते हैं। थोड़ी देर के बाद बिंदु अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में सब बिंदु को देखकर हैरान रह जाते हैं। रेशमा और बाकी सभी लड़कियां बिंदु को देखकर बोलती हैं, अरे तुम कौन हो, कितनी सुंदर हो, तुम बिल्कुल परी लग रही हो। अरे रेशमा, मैं बिंदु हूँ। रेशमा अपनी आँखों को मसलते हुए बोलती है, अरे बिंदु तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? हमें भी अपनी खूबसूरती का राज बता। तूने कौन से पार्लर से मेकअप करवाया? हमें भी उस पार्लर का नाम बता। अरे नहीं नहीं, मैं किसी पार्लर में नहीं गई, मैंने खुद घर पर ही मेकअप किया। अच्छा, तो क्या कल तू मेरा मेकअप करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। अगले दिन रेशमा बिंदु के घर जाती है। अच्छा चल आजा बिंदु, अब तू मेरा मेकअप कर दे, मुझे भी तेरे जैसा सुंदर दिखना है। वहाँ शीशे के सामने पाउडर का डिब्बा रखा है, तो यह पाउडर लगा ले बस। रेशमा जैसे ही पाउडर लगाती है, वह बिंदु की तरह बहुत सुंदर लगने लगती है। रेशमा यह देखकर हैरान हो जाती है। रेशमा मन में बोलती है, मैंने तो बस जरा सा पाउडर ही लगाया, इस पाउडर में ऐसा क्या है जो लोग लगाते ही इतने सुंदर हो जाते हैं? लगता है यह पाउडर जादुई है। अगर मैं इस पाउडर का डिब्बा चुरा लूं, तो पूरे कॉलेज में मुझसे सुंदर लड़की कोई नहीं होगी। रेशमा उस पाउडर का डिब्बा चोरी से अपने बैग में डाल लेती है और बिंदु के साथ कॉलेज चली जाती है। अगले दिन रेशमा तैयार होती है। उस पाउडर के डिब्बे से थोड़ा सा पाउडर लगाती है। पाउडर लगाते ही रेशमा बदसूरत दिखने लगती है। रेशमा खुद को शीशे में देखकर जोर से चिल्लाती है, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मैंने तो कल यह पाउडर लगाया था, मैं उस बिंदु से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। पाउडर के डिब्बे से आवाज आती है, मैं बस अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, जिसकी नीयत अच्छी होती और दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, मतलबी होते हैं, मैं उन लोगों के साथ ऐसा ही करता हूँ। रेशमा घबरा जाती है। यह पाउडर का डिब्बा बोल भी सकता है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं जिसे चाहे सुंदर भी बना सकता हूँ और जिसे चाहे बदसूरत भी बना सकता हूँ। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने आप से कहती है, अब से मैं किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचूंगी। रेशमा पाउडर का डिब्बा लेकर बिंदु के घर पर पहुंच जाती है और पाउडर का डिब्बा दे देती है। बिंदु मुझे माफ कर दो, मैंने लालच और स्वार्थ बस तुम्हारे पाउडर का डिब्बा चुरा लिया था, मुझे उसका फल मिल गया। यह देखो मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया। हे पाउडर के डिब्बे, मेरी सहेली रेशमा को पहले जैसा बना दो, इसे क्षमा कर दो। रेशमा का चेहरा ठीक हो जाता है और वह पाउडर के डिब्बे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। जादुई टेबल। निशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। निशा बहुत ही जिद्दी लड़की थी और उसका पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। एक दिन जब निशा की नज़र मंदिर वाले कमरे में रखी भगवान की टेबल पर पड़ी, तो निशा ने माँ से कहा, माँ वो टेबल मुझे मिल सकती है जिस पर भगवान रखे हैं? नहीं निशा, वो टेबल तुम्हें नहीं मिल सकती, और तुम्हें इस टेबल की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पास तो अपनी पढ़ाई की टेबल है ना? हाँ, लेकिन वो टेबल अब बहुत पुरानी हो गई है और जगह जगह से टूट भी गई है। अब मेरी टेबल पर भगवान रख लीजिए और मुझे वो टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो निशा? क्या भगवान को टूटी हुई टेबल पर रखा जाता है? पापा देखो ना, मेरी टेबल बहुत खराब हो गई है। कुछ दिनों के लिए आप मुझे ये भगवान वाली टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। मुझसे इस टेबल पर पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं। लगता है अब निशा को टेबल के बारे में बताना ही पड़ेगा। पापा निशा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये कोई साधारण टेबल नहीं है,
ये जादुई टेबल है। मैं पढ़ाई में बचपन में बहुत ही कमजोर था। तब मेरे पिताजी के गुरु जी ने ये टेबल मेरे पिताजी को दी थी। इस पर पढ़ने से मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे और मैं हमेशा फर्स्ट आता था। और सारे कंपटीशन के एग्जाम है मैंने इसी टेबल पर पढ़कर दिए। लेकिन तुम्हें या इसलिए नहीं बताना चाहता था कि फिर तुम इस पढ़ाई में मेहनत करना छोड़ दोगी। क्या ये साधारण टेबल नहीं, जादुई टेबल है? और आप लोगों ने मुझे आज तक इसके बारे में नहीं बताया, और तभी आप ये टेबल किसी और को यूज नहीं करने देते हो। पापा मम्मी निशा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा जिद कर देती है कि मुझे भगवान वाली टेबल ही चाहिए, और निशा के माता पिता को उसकी बात माननी ही पड़ती है। निशा टेबल पाकर बहुत खुश थी। उसने अपने माता पिता से प्रॉमिस किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी, टेबल पर डिपेंड नहीं रहेगी। और निशा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके एग्जाम की तारीख नजदीक थी। उसने एग्जाम बहुत अच्छे से मन लगा कर दिए। लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। हमेशा सिर्फ पास होने वाली निशा पूरी क्लास में फर्स्ट आई थी। निशा को लगा ये सब टेबल के कारण ही हुआ है, और निशा के माता पिता को भी लगा ये सब उस जादुई टेबल के कारण हुआ है। अब तो निशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देखो निशा, मुझे लगता है ये सब जादुई टेबल के कारण हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम पूरी तरह से उसके निर्भर हो जाओ और पढ़ाई करना छोड़ दो। पापा आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब निशा अगली क्लास में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन में ये विश्वास हो चुका था कि जब तक उसके पास ये टेबल है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। निशा अब बहुत कम पढ़ाई करने लगी, लेकिन कभी भी फेल नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे निशा का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और माता पिता चिंतित होने लगे। देखो निशा का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि निशा आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है। उसे लगता है कि टेबल ही सब कुछ कर देगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो निशा का भविष्य खराब हो सकता है। निशा के माता पिता ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने हूबहू वैसी ही एक टेबल बनवाई और निशा की टेबल से बदल दी। और निशा को जरा भी शक नहीं होने दिया कि उन्होंने उसकी टेबल बदल दी है। साल भर निशा ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसे लगा टेबल उसे पास करा देगी। उसके माता पिता उसे कहते रहते कि भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन उसने अपने माता पिता की एक ना सुनी। निशा के एग्जाम पास आ गए और निशा ने इस साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और सारे एग्जाम दे दिए। उसे लगा वो फेल नहीं हो सकती। देखते देखते वो दिन भी पास आ गया जब एग्जाम का रिजल्ट आना था। निशा बड़े उत्साह से रिजल्ट लेने गई, लेकिन इस बार वो फेल हो चुकी थी। वो गुस्से में घर आई और अपने माता पिता पर चिल्लाने लगी। आपने मुझसे झूठ बोला कि टेबल जादुई है। मैंने इस पर पढ़ाई की, लेकिन मुझे इस टेबल ने फेल करवा दिया। टेबल की कहानी सुनाते समय मैंने तुमसे एक बात कही थी जिसे तुमने ध्यान नहीं रखा। इस टेबल के उपयोग के लिए व्यक्ति का मेहनती होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुमने मेरी इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखो निशा, सबसे बड़ा जादू इंसान की मेहनत में होता है। जो इंसान मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अब तुम मेहनत करो और किसी पर डिपेंड मत रहो। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। अब निशा को विश्वास हो चुका था कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। और उस साल उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उस टेबल का उपयोग तक नहीं किया। इस साल बिना टेबल का उपयोग किए निशा ने स्कूल में टॉप किया। निशा के माता पिता ने टेबल बदलने की बात को निशा से छुपा कर रखना ही सही समझा और उन्होंने उस टेबल को बहुत संभाल कर घर के किसी कोने में रख दिया। एक जगह गणपति का एक बहुत बड़ा मंदिर था।
गणपति के उस मंदिर के आसपास बहुत सारे गरीब लोग अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। झोपड़ी में एक बच्चा बिट्टू भी अपने माता पिता के साथ रहता था। बिट्टू गणपति का बहुत बड़ा भक्त था और वो रोज नहा धोकर गणपति के मंदिर में चला जाता था। बिट्टू के माता पिता इतने ज्यादा गरीब थे कि उन्हें घरों में काम करके खाने के लिए पैसे जमा करने पड़ते थे। बिट्टू के माता पिता रोज बिट्टू के मंदिर जाने के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और उसे कहते थे कि रोज मंदिर ना जाकर कुछ काम किया कर। एक दिन बिट्टू मंदिर जाता है और जब वहाँ से लौट कर आता है तो उसके पिताजी बहुत गुस्से में बैठे होते हैं। तो बिट्टू उनसे पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है और तुम्हें मंदिर जाने से फुर्सत ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मंदिर जाना छोड़ो और कुछ काम करो। ठीक है, आप मुझे कोई काम पर लगा दीजिए, लेकिन मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगा। मैं मंदिर भी जाऊंगा और काम भी करूंगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। बिट्टू के पिताजी अपने काम वाले मालिक से बिट्टू के लिए भी काम की बात करते हैं। तुम्हारे बेटे को मेरे घर पर काम करने के लिए भेज दो। घर पर बहुत सारा काम है और मैं उसे अच्छे पैसे भी दे दूंगा। ठीक है मालिक, कल से मैं अपने बेटे को आपके यहाँ काम पर भेज दूंगा। दूसरे दिन से बिट्टू मालिक के घर पर काम पर आ जाता है। बिट्टू को सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक काम करना पड़ता है। अब बिट्टू सोचता है कि मैं मंदिर कैसे जा पाऊंगा। अब वो सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाना शुरू कर देता है, लेकिन इस तरह उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपके मंदिर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसी प्रार्थना कर ही रहा होता है कि पंडित जी आते हैं और उसे एक थाली देते हैं और बोलते हैं कि बिट्टू, थाली को अपने घर ले जाओ और आज से इसी में खाना खाना। ये थाली आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बस इसे गणेश जी का आशीर्वाद समझकर ले जाओ। तुम रोज मंदिर आते हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने ही ये तुम्हारे लिए दी है। अच्छा, ये भगवान ने मेरे लिए दी है? हाँ बेटा बिट्टू, ये भगवान ने ही तुम्हारे लिए दी है। बिट्टू थाली लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को इस थाली के बारे में बताता है। बिट्टू की माँ थाली को मामूली बर्तन समझकर यूं ही रख देती है, लेकिन जैसे ही तीनों लोग रात को काम से घर पर आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो बिट्टू वो थाली लेकर आ जाता है और कहता है, माँ मैं इसी थाली में खाना खाऊंगा। और जैसे ही बिट्टू खाना खाने बैठता है, उसकी थाली में अपने आप बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बिट्टू के पसंद का आ जाता है। बिट्टू के माता पिता और बिट्टू वो देखकर दंग रह जाते हैं। वो लोग खाना खाकर थाली को धोकर वापस रख देते हैं। सुबह उठते हैं तो थाली में उन्हें थोड़े से पैसे दिखाई देते हैं। ऐसा रोज चलता रहता है। उस थाली में अपने आप खाना आ जाता है, कभी पैसे आ जाते हैं। उन पैसों को इकट्ठा कर बिट्टू के पिताजी कुछ काम शुरू करते हैं और बिट्टू की पढ़ाई शुरू करवाते हैं। अब बिट्टू को मंदिर जाने की पूरी अनुमति मिल जाती है। उस जादुई थाली के बिट्टू के घर में आने के बाद बिट्टू के घर में पैसे की और खाने पीने की कभी कोई तकलीफ नहीं रहती और बिट्टू गणपति जी का आशीर्वाद समझकर उस थाली को बहुत आदर सम्मान के साथ अपने घर में रखता है।